नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। यूपी में एक बार फिर से सियासी तूफान उठा है और इस तूफान का केंद्र है लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव है। ये उपचुनाव भाजपा के लिए भी अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो भी इस सीट पर जीत दर्ज करेगा उसका हौसला मजबूत होगा। और यही वजह है कि सीएम योगी प्रचार करने गोला सीट पहुंचे। वैसे तो भाजपा के तमाम नेता इस सीट पर ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के पहुंचने से भाजपा को और ताकत मिली। सीएम योगी चुनावी पिच पर पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। योगी 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 भारत माता की, भारत माता की। गोला के प्रचार युद्ध में सीएम योगी की गर्जना। आने वाली पीढ़ी के मंगल भविष्य के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य की उज्जवल योजना के लिए विकास को हम प्राथमिकता दें। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ सबको मिले, सबके पास जाना चाहिए। और इसके लिए सुयोग्य प्रत्याशी जब लगेंगे तभी ये काम हो पाएगा। पारदर्शिता वाले आरोप पर मंच से सीधा पलटवार। आपने देखा होगा, चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। उपचुनाव के मैदान से सपा पर करारा हमला। आपका असली हितैषी कौन है? भाइयों बहनों, इसकी कसौटी तो आप तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य दल भी गायब थे। सपा पर सीएम का निशाना, मिलेगा वोट का खजाना। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया? आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। मंच से चुन चुन कर प्रहार, कोरोना काल की दिलाई याद। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही थी। आप सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार होती तो ये लोग कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। माफियाओं पर सीएम का भीगी बिल्ली वाला हमला। ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दड़ा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। छोटी काशी से योगी का आस्था वाला पैगाम। जब यहां पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। गोला की सियासत में बयानों का बारूद, बात तो चुभेगी।
लखीमपुर में इस वक्त चुनाव के कई मुद्दे हैं, लेकिन सियासत की तपिश तब ज्यादा बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव अधिकारियों की छुट्टी वाला ट्वीट आया था। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीता जा रहा है, और आज जब सीएम योगी गोला में प्रचार करने पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को न सिर्फ पलटवार किया बल्कि इसे हार की हताशा बताया। लखीमपुर की गोला सीट पर मतदान होने में अभी 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट ने लखीमपुर से लखनऊ तक सियासत का तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल सपा ने एक बार फिर सरकार पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया है। सपा की तरफ से ट्वीट किया गया, पारदर्शी तरीके से चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हुक्मरान। उपचुनाव से पहले सुनियोजित तरीके से एक जाति विशेष के पुलिस कर्मियों को लंबी छुट्टी पर भेजने की घटना निंदनीय। मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग। यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तो कामें करती है, वोट तो सबका लेती है, लेकिन जब काम करने का मौका मिलता है तो जाति धर्म का भेद करके काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। सपा ये आरोप इस वजह से लगा रही है क्योंकि लखीमपुर में इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है जो चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल गोला इलाके के सीओ राजेश यादव ने छुट्टी ले ली है। नीलगांव के एसएचओ अवधेश यादव ने भी छुट्टी ले ली है। बिजवा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह यादव ने भी छुट्टी ले ली है। अलीगंज चौकी इंचार्ज सतीश यादव भी छुट्टी पर। इन सभी की छुट्टियां चुनाव बाद तक चलेंगी। यानी यादव वर्ग के पुलिस अधिकारियों की छुट्टी की बात सपा को चुभ गई। अचानक से इन अधिकारियों का छुट्टी लेना सियासत में चुभन पैदा करने लगा है, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही सीएम योगी ने सपा पर पलटवार कर दिया और इस ट्वीट को हार से पहले ही हताशा बता दिया। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। मुद्दा सिर्फ यादव वर्ग के अधिकारियों के छुट्टी लेने भर का नहीं है। लखीमपुर में गन्ना किसानों का भी मुद्दा है, जिसे लेकर सपा ने जमीन पर उतरकर मोर्चा खोला है। यहाँ पर ये गन्ने का क्षेत्र है, सैकड़ों करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है और गन्ना का मूल्य नहीं दिया जा रहा। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम मिल मालिकों को मिल बंद कर देंगे। अभिमानी सांसद जी ने कहा कि भाई ये पेमेंट का सवाल है, यहाँ मिल को बंद करने से नहीं आपका समस्या हल हो जाएगी। सरकार जाने कितने पैसे बर्बाद कर रही है, लेकिन गन्ना किसानों को जो बड़ी मेहनत के बाद गन्ना पैदा किया, गन्ना आपको दिया है जो देश के दुनिया के काम आया है, और उसका आप मूल्य नहीं दे रहे हैं। इस सरकार में जितना किसानों का उत्पीड़न हुआ है, जितनी युवाओं की उपेक्षा हुई है, जितना भ्रष्टाचार और जुल्म बढ़ा है, और जितना दबंगई को प्राथमिकता मिली है, उस मुद्दे को हम पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं। और हमें लगता है कि पब्लिक यहाँ पर साफ़ सुथरा रखना चाहती है और उन्मादी लोगों के हाथ में की मौका देना नहीं चाहती। सपा जिन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है उसे सीएम योगी भी अच्छे से समझ रहे हैं। तभी तो जब सीएम लखीमपुर की गोला सीट पर प्रचार कर रहे थे तो गन्ना किसानों को आश्वस्त करने से नहीं चूके। और मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो
हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती है। सीएम योगी ने तो गोला पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी के लिए गोलबंदी कर दी, लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है, क्या वो इस उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे? सपा की तरफ से साफ किया गया है कि गोला उपचुनाव में कोई बड़ी रैली नहीं होगी, सिर्फ नुक्कड़ सभाएं ही चलेंगी और घर घर जाकर भाजपा के खिलाफ वोट मांगे जाएंगे। हम सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र से और इनकी दोहरी नीतियों से। तो गोला में लगातार लड़ाई चल रही है और तीखे आरोप हो रहे हैं, बयानबाजियां चल रही हैं और इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। सीएम योगी आज जब लखीमपुर में प्रचार के लिए पहुंचे तो उनकी बातें 2024 की तरफ भी इशारा कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए और अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करते नजर आए। दरअसल भाजपा का लक्ष्य यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का है और योगी के बयान इसी तैयारी का एक हिस्सा नजर आते हैं। लखीमपुर की गोला सीट सियासत का अखाड़ा बनी है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए जब सीएम योगी प्रचार करने पहुंचे तो लक्ष्य सिर्फ 3 नवंबर को होने वाला उपचुनाव भर नहीं था, लक्ष्य तो 2024 का चुनाव भी था, क्योंकि सीएम की हर दूसरी लाइन गोला से शुरू होकर डबल इंजन की सरकार पर खत्म हो रही थी। डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,45,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले आपके इस जनपद में लखीमपुर खीरी जनपद में उपलब्ध हो रहा है। हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके। लगभग 5 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने के कार्य हुए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक रूप कहीं देखना हो तो लखीमपुर खीरी के अंदर है भाइयों बहनों। बात किसानों की हुई, बात गरीबों की हुई और बात सबके साथ की हुई। सीएम योगी ने गोला के मंच से एक नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, उनके मंत्र को जनता के बीच दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी का गर्मजोशी से भाषण देना, प्रधानमंत्री की तारीफ करना, सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराना हर बात का संकेत दिल्ली से जोड़ता है। वैसे तो सीएम योगी इसी मैदान से 8 महीने पहले भी चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे और जब इस बार पहुंचे तो पीएम मोदी की योजनाओं का आंकड़ा भी पेश किया, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्य 2024 भी है। आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। मैं भी देख रहा था 1,01,500 से अधिक गरीबों के लिए अकेले लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं। 1,01,000 से अधिक। और भाइयों बहनों यही नहीं, 5,77,000 गरीबों के लिए शौचालय भी लखीमपुर जनपद में बने हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर कमल खिलाया और इस उपचुनाव में इन आंकड़ों को सहेजने की जरूरत है। यही वजह है कि भाजपा अरविंद गिरी के निधन पर सहानुभूति वोट भी जुटा रही है और गोला गोकर्णनाथ को आस्था से भी जोड़ रही है। अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में भाइयों बहनों उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, ITI खुलवाए,
चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाला ये उपचुनाव नया जोश देगा, नया संदेश देगा और नई ऊर्जा देगा। तभी तो भाजपा के बड़े से बड़े नेता गोला में डेरा जमाए बैठे हैं। आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार उफान पर है। बहुत बड़े पैमाने पर विक्ट्री होने जा रही है। जनता ने मन बनाया है और एक कहावत है उर्दू में कि आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो। आज आपने देखा कि 50,000 की भीड़ ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया कि हम वोट देंगे और डलवाएंगे। मंत्री, पिछली बार की जीत में 30,000 वोट के आसपास का अंतर था, इस बार बढ़ेगा? मैंने बताया ना 50,000 वोट से जीते। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये जो दिखाई पड़ रही है भाजपा नहीं है। जो अटल जी ने भाजपा खड़ी की थी वो ये नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा खड़ी की थी वो भी नहीं है। ये नया संस्करण है भाजपा का, जो जनता की सेवाओं के करने के लायक नहीं है। ये जोर और ज़बरदस्ती के सहारे काम कर रहे हैं। तो भाजपा का तो नाम मत लीजिए, गैंग है जो काम कर रहा है और जनता समझ गई। कुछ लोग इसे 2024 का ट्रेलर मान रहे हैं, लेकिन असली ट्रेलर तो रामपुर और मैनपुरी में सामने आएगा। वहां मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। मंथन शुरू हो गया। निश्चित रूप से रामपुर के लिए भी, मैनपुरी के लिए भी। मैनपुरी में बाई इलेक्शन होगा, निकालेंगे दोनों सीटें मुश्किल। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संपर्क संवाद, हमारी सक्रियता जनता से है। नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। जनता का गठबंधन योगी और मोदी जी से और भाजपा से है। यानी रामपुर मैनपुरी दोनों में कमल। निश्चित रूप से 100% हमारा संकल्प है। यानी 2024 से पहले अभी कई जंग बाकी है। गोला के बाद भाजपा का अगला गेम प्लान मैनपुरी और रामपुर में ही दिखाई देगा और सही मायनों में मैनपुरी और रामपुर से ही पता चलेगा कि 2024 के लिए हवा किधर बह रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर की सियासी जमीन पर उतरकर सीएम योगी ने कई दावे किए, कई वादे किए और उनके बयानों में सपा के लिए ताने बाने, निशाने भी खूब झलके। लेकिन सीएम योगी जब लखीमपुर से निकले तो अखिलेश ने उनके बयानों का हिसाब मांग लिया। अखिलेश भले ही लखीमपुर की गोला सीट पर नहीं पहुंचे, लेकिन ट्वीट करते हुए सरकार के दावों और वादों पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने एक हमला डबल इंजन वाली सरकार के नारे पर भी किया। गोला के चुनावी रण से सीएम योगी ने डबल इंजन का दांव दोहराया तो अखिलेश ने पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चलाने वाले झूठी उपलब्धियां बताते समय ये तो बताना ही भूल गए कि महंगाई, बेरोजगारी और टाइगर से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और किसानों को गन्ना के बकाये का भुगतान करने की निश्चित तारीख क्या होगी और धान की खरीद कब होगी। वो नहीं बताएंगे कि लगातार उनके 40 स्टार प्रचारक यहाँ घूम रहे हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीएम तक आ गए, डिप्टी सीएम आ गए, लेकिन एक बार ये नहीं बोल पाते कि वो किसानों के गन्ना का पेमेंट कल कर दें। बोला उन्होंने, कहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहा कब? चुनाव 3 तारीख को है, इतने दिन से इनके स्टार प्रचारक घूम रहे हैं, कल कर देंगे क्या? अब चुनाव आया तो आए, आप कल कर दीजिए। ये करने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे जिस तरह से जानवर पूरे यहाँ के खेत चढ़ जा रहे हैं। बच्चों से पूछो तो कहते हो मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे खेत रखाना पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के खेत रखा रहे हैं। गोला का मैदान इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। एक तरफ भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रचार में उतरे हैं तो सपा भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव भले प्रचार करने ना पहुंचे, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के हौसले बुलंद हैं। सवाल ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है तो तरह तरह की बातें उनको निकालना है। समाजवादी आएंगे नहीं, ये हम अपने समाजवादी एक परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि यहाँ पे नफरत का। हम परिवार हैं और हमारा हर व्यक्ति अपने आप को, हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव जी समझता है। और इसी वजह से आप रोड पे खड़े होके हर किसी से पूछ लो, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा।
गोला में जहां देखिए वहीं चुनाव प्रचार चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी पहली बार चुनाव मैदान में है। ये उनके लिए पिता की विरासत बचाने की भी परीक्षा है और अपने करियर को मजबूत शुरुआत देने का भी चैलेंज। यही वजह है कि जुबान पर सिर्फ पिता का नाम है और जनता से वोट की उम्मीद। तो मैं ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन पिताजी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि 96 से जब भी उन्होंने विधायकी का इलेक्शन लड़ा है, तब से लेकर आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से 6 इलेक्शन लड़े होंगे विधायकी के, 7 इलेक्शन लड़े हैं विधायकी के, और सातों में हर एक इलेक्शन में कंसेक्यूटिवली वोटों की बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्शन उन्हीं का था, उन्हीं का है, हमारा नहीं, उन्हीं का ही इलेक्शन है और इसमें भी वोटों की बढ़ोतरी होगी, उनका रिकॉर्ड बनेगा। एक तरफ दिवंगत विधायक के बेटे हैं तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक विनय तिवारी, जो अरविंद गिरी से मिली हार का बदला बेटे अमन गिरी से लेना चाहते हैं। विनय तिवारी के हौसले इस वजह से भी मजबूत हैं क्योंकि मैदान में बसपा नहीं और सीधी टक्कर भाजपा से है। परिस्थिति पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ है। बसपा सपा के साथ है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब ये हमारी उनकी विचारधारा है, विचारधारा हमारी और उनकी एक है, इसलिए हम लोग पूरी ये आश्वस्त हैं। गोला की सीट से आने वाला संदेश बहुत अहम होगा। देखना ये होगा कि सरकार बनाने के 8 महीने बाद भाजपा के लिए माहौल कैसा है और देखना ये भी है कि बसपा के वोटर इस बार किधर जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की, जिसकी तैयारी तेज होने लगी है क्योंकि किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि दिसंबर से चुनाव होने शुरू होंगे और अगले साल की शुरुआत में नतीजे आ जाएंगे। यानी कि 2023 की शुरुआत में 2024 का ट्रेलर दिखने वाला है। माना जा रहा है कि निकाय के चुनाव यूपी का नया मूड बताएंगे, साथ ही ये भी इशारा करेंगे कि 2024 के लिए जनता क्या सोच रही है। एक चुनाव गुजरेगा तो दूसरा चुनाव दहलीज पर खड़ा होगा। ये चुनाव होगा नगर निकाय का, जिसकी तारीख भले न घोषित की गई हो, लेकिन तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार के निकाय चुनाव भी 4 चरणों में हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर के शुरुआती दिनों में चुनाव शुरू होंगे और जनवरी में मतगणना कराई जा सकती है। पिछली बार भी 4 चरणों में ही चुनाव कराए गए थे, लेकिन पिछली बार के चुनाव नवंबर में ही शुरू हो गए थे। यानी इस बार ये चुनाव 1 महीने देरी से हो सकते हैं। तारीख अब किसी भी दिन घोषित हो सकती है और तैयारी कई दिनों से चल रही है। भाजपा की कोशिश घर घर तक पहुंचने की है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मेरठ के निकाय चुनाव प्रभारी पंकज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी वार्ड अध्यक्षों को टारगेट दे दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को एकदम अपने आप, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ मंत्र देने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने जिम्मेदारी, अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और यही कारण है कि पार्टी लगातार नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही है। विधानसभा, लोकसभा बार बार जीते हैं। नगर निगम भी इस बार मेरठ में हम लोग जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भी विजयी होकर आएंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल उत्साह में। पिछली बार जब निकाय चुनाव हुए थे तो मेरठ समेत कुछ और शहरों में मेयर की कुर्सी विपक्ष ने छीन ली थी, लेकिन भाजपा इस बार 100% जीत के प्लान के साथ उतरी है। लेकिन दूसरी तरफ वो विपक्ष भी है जो सपा से पुरानी कई हारों का बदला लेने की तैयारी में जुटा है। सपा के साथ गठबंधन में मजबूती से खड़ा रालोद भी भाजपा का प्लान पंक्चर करने की तैयारी में है। पीलीभीत में पार्टी नेताओं ने हुंकार भरी, मुद्दा किसानों का भी होगा। बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव सिंबल पर होगा। भाजपा और सपा ने पहले ही सिंबल पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सवाल मायावती का है, क्या वो भी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि बीते दिनों जब बैठक हुई थी तो कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए थे। मायावती क्या फैसला लेंगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने हुंकार भर दी है। जौनपुर में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तैयारी निकाय की है, लेकिन लक्ष्य 2024 का।
निकाय चुनाव के ही संदर्भ में हम लोग आए हैं, उसी की रणनीति बन रही है कि प्रत्येक वार्ड और हर टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़े। तैयारी तो सबकी है, लेकिन जो धार भाजपा की तैयारी में दिखाई दे रही है उसके मुकाबले बाकी दल पीछे नजर आते हैं, क्योंकि आज से नहीं भाजपा कई दिनों से निकाय चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार खड़ी है। हाल ही में पसमानदा समाज का सम्मेलन हुआ और उसके बाद ओबीसी मोर्चे का प्रशिक्षण शिविर, जिसमें ओबीसी वोटर को साधने की रणनीति तैयार की गई। यूपी में पिछड़े वोट बैंक की लड़ाई सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि प्रदेश में आधे से ज्यादा वोटर पिछड़े वर्ग के ही माने जाते हैं और उसमें भी यादव और कुर्मी वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि अखिलेश का जोर पूरी तरह से पिछड़े वोटर पर रहता है, लेकिन निकाय की लड़ाई में कौन आगे रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यही वो चुनाव है जो बूथ स्तर तक पार्टी की तैयारी दिखाएगा और 2024 के चुनाव से पहले नया माहौल बनाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं आजम खान की, जो अपने सियासी करियर में सबसे मुश्किल दिन देख रहे हैं। आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई और ये सजा उन्हें इस वजह से हुई क्योंकि 2019 में उन्होंने एक बड़े अधिकारी के लिए अपशब्द कहे। वो अधिकारी एबीपी गंगा पर आए, बताया आजम खान को उनसे चिढ़ क्यों हो गई थी। इस अधिकारी ने आजम के अदावत का पूरा राज खोला। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हड्डियां नहीं चलाते हैं, हम जुआ और सट्टा नहीं कराते हैं कलेक्टर। वैसे तो आजम ने ये चेतावनी 2019 में रामपुर में डीएम रहे आंजनेय कुमार सिंह को दी थी, लेकिन किसे पता था कि यही भाषण आजम खान पर उल्टा पड़ जाएगा। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हड्डियां नहीं चलाते हैं, हम जुआ और सट्टा नहीं कराते हैं कलेक्टर। इस भाषण से आंजनेय कुमार सिंह का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आजम खान का बहुत कुछ बिगड़ गया है। आजम अब विधायक नहीं है, आजम अब माननीय नहीं है, आजम सिर्फ और सिर्फ दोषी हैं। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। आजम खान चाहे जिस पर तंज कसें, लेकिन आंजनेय कुमार सिंह के लिए ये फैसला बहुत बड़ा है। 2019 में रामपुर के डीएम रहे जिस आंजनेय कुमार सिंह के लिए आजम ने चुभते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो इस वक्त मुरादाबाद मंडल में कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। ये फैसला सियासत करने वालों को चाहे जैसा लगे, लेकिन आंजनेय कुमार सिंह के लिए बहुत अहम है। जितने मामलों का जिक्र किया जाता है उसमें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है, जो सच्चाई है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, बोलने में बहुत माहिर हैं, अच्छे हैं। मैं उनकी तरह चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकता और नहीं मुझे अलाउड है। मैं ये भी कहूँगा कि हम एक नियम दायरे में काम करने वाले लोग हैं, तो नहीं मुझे अलाउड है कि मैं उस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करूँ। तो पब्लिक के बीच में हम उन चीज़ों को नहीं स्वतंत्र रूप से ले जा सकते, वो स्वतंत्र हैं ले जाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। 2019 में आंजनेय कुमार सिंह रामपुर में अवैध काम रुकवा रहे थे। आरोप है कि उनका यही काम आजम खान को चुभ गया, क्योंकि जिस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम घिरे रहते हैं, वहां बने सरकारी पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को मुक्त कराया गया था। एक बयान आजम खान पर भारी पड़ गया। वैसे तो आजम खान ने कई बार विवादित बयान दिए, लेकिन डीएम पर की गई टिप्पणी उन पर भारी पड़ गई, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई। उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा हुई। हालांकि वो बेल पर बाहर हैं। ऐसे समय में अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं, खुलकर आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश सिर्फ अब नहीं, तब भी आजम के साथ खड़े थे,
जब उन पर एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे थे। ये दावा तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह का है। आजम खान अपनी सियासत का सबसे बुरा दौर देख रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त जेल में बिताने के बाद जब वो बाहर निकले तो लगा अब उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो गई है। हालांकि आजम के बचाव में अखिलेश यादव खुलकर उतर आए हैं। अखिलेश ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया, पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है। दुर्भावना से किसी एक को लक्षित करके बिना बात के किसी बात की सजा देना और अन्य को आरोपों से मुक्त करना नाइंसाफी है। आजम खान को लेकर अखिलेश ने तब भी सरकार पर हमला बोला था जब उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। अखिलेश ने कहा, आजम खान पर रोज फर्जी केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आजम भाजपा सरकार की आंखों में खटक रहे हैं। भाजपा ने उनको राजनीति में किनारा करने की जो साजिश की है वो उन पर ही भारी पड़ेगी। जनता भाजपा के अनैतिक आचरण को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सिर्फ सजा होने के बाद ही नहीं, आजम पर जब मुकदमे दर्ज हो रहे थे तब भी अखिलेश यादव ने रामपुर के तत्कालीन डीएम से संपर्क किया था। ये दावा खुद आंजनेय कुमार सिंह का है, जो 2019 में रामपुर के डीएम थे। मैं उनकी सरकार के दौरान आया था। इसमें निश्चित रूप से ये बात सही है। कभी उन्होंने इस झगड़े के बाद जो मुकदमों का सिलसिला हुआ, कभी अखिलेश जी ने या पार्टी के किसी और नेता ने आपसे संपर्क किया, कभी कोशिश की आजम खान की हमदर्दी में कोई मामला निपटाने के लिए? मैं इस पे एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि 2015 में जब मैं आया था उससे पहले यूपी में किसी भी राजनीतिज्ञ से मेरा कोई परिचय नहीं था। जो भी आमना सामना हुआ है वो आने के बाद हुआ है। हालांकि सरकार तब सपा की नहीं थी, सरकार तो भाजपा की थी और मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश था, जो भी गलत हो हर चीज पर कार्रवाई की जाए। शासन और सरकार आपको सही करने के लिए इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जहां पर मुख्यमंत्री आपको बहुत स्पष्ट निर्देश दे रहे हो कि आपको जो नियम है नियम के अनुसार करना है, जहां पे बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को करने की आपको आज़ादी है, तो हम एक रिजल्ट दे, हमारा उत्तरदायित्व है। अधिकारी निचले स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है, शासन को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक के सामने। आजम खान ने जो किया है उसी ने उन्हें फंसाया है। अगर सबूत और गवाह ना होते तो आजम भी आज खुश होते, विधायक होते और माननीय होते। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सियासत की पिच पर खेलते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इकारा स्टेडियम में दिव्यांग T20 लीग के उद्घाटन के मौके पर क्रिकेट की पिच पर नजर आए। हाथ में बल्ला थामा और जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी, उन्होंने स्ट्रोक ड्राइव लगा दी। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस अंदाज में देखा गया। दिव्यांग क्रिकेट लीग के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ियों की सराहना की, साथ ही इस मंच से राजनीतिक संदेश भी दिया। यूं तो ये सियासत की पिच नहीं और ना ही मौका सियासत का है, लेकिन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हाथ में बल्ला पकड़े सीएम योगी ने जो शॉट लगाया है, राजनीति की सतह पर उसका संदेश बड़ा है। मौका दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ का था। शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम में शामिल दिव्यांग प्रतिभागियों ने अपने हुनर का वो नजारा पेश किया जिसे मुख्यमंत्री एकटक देखते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद उस ट्रॉफी से पर्दा उठाया जिसका इंतजार T20 लीग में शामिल तमाम टीमों को था। इकाना स्टेडियम में T20 प्रतियोगिता अगले 7 दिनों तक चलेगी। पहले दिन ही मैच देखने के लिए 5000 से ज्यादा लोग पहुंचे। सचमुच बड़ा रोमांचक कार्यक्रम होगा
और इस अवसर पर मैं प्रातः काल से ही मालूम कर रहा था कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और मुझे बताया गया 10 बजे ही यहाँ पर 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के साथ आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने T20 लीग में भाग ले रहे दिव्यांग खिलाड़ियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांगता के बावजूद जिस स्तर को आपने छुआ है वहां तक सफर आसान नहीं। मैं दिव्यांगजनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने अपनी शारीरिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए देश के लिए और समाज के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है, और आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खिलाड़ियों की सराहना की बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने ऋषि अष्टावक्र और सूरदास का जिक्र किया और कहा कि ये सभी शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो सनातन संस्कृति की अक्षर विरासत है। मध्यकाल के संत सूरदास जी को कौन नहीं जानता है। भक्तकालीन सूरदास जी ने यानी जन्म से दृष्टिविहीन होने के बावजूद उन्होंने किस रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति में जो अपने काव्यात्मक शैली के माध्यम से एक नई प्रेरणा और प्रकाश उस कालखंड में दिया था, यह हम सबके सामने है। फिलहाल योगी सरकार 10 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए की सालाना पेंशन दे रही है। इसके अलावा स्कॉलरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। इन तमाम योजनाओं का जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में किया। दूसरे लफ्जों में कहें तो T20 लीग के बहाने सीएम योगी ने दिव्यांगजनों के कल्याण का संदेश देने की कोशिश की है, जिसके मायने सियासी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए हादसे में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। संभावना जताई जा रही कि संख्या भी और बढ़ सकती है। इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर कई सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मरम्मत के बाद पुल जिस दिन खोला गया उसके 5वें दिन ही पुल गिरा कैसे। पुल की क्षमता जब 100 लोगों की थी तो इतने लोग कैसे पहुंचे। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। गुजरात के मोरबी की घटना ने कितने ही परिवारों का माहौल मातम में बदल दिया। घरों को पहुंचाए जा रहे शवों से उठ रही है शोक की लहर। सूख गए हैं आंसू और गला रुंध गया है। मातम से उठती चीखें सवाल पूछते हैं चेहरों पर उभरते भाव और भंगिमाएं। क्या विकास इसी को कहते हैं? मरम्मत के नाम आखिर क्या किया गया? केबल पुल को मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही खोला गया था। शाम का वक्त था। पुल पर कोई 400 से 500 लोग जमा थे। कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे, और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। पुल के केबल टूट गए और एक झटके में पुल पर मौजूद लोग नदी में जा गिरे। कुछ पुल के टूटे हुए हिस्सों पर लटक गए, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घटना के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टूटे हुए पुल के नीचे दिखती नावों और उन पर सवार लोगों की कतारें उन लोगों की निशानियां तलाश रही हैं जो रविवार शाम को हादसे का शिकार हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल खुद मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। वहीं मोरबी में हुए हादसे पर केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जाहिर किया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई।
हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गुजरात के मोरबी में हुई घटना पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा, गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हुए हादसे में हुई जनहानि की खबर अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। ईश्वर से लापता लोगों की सुरक्षा एवं सलामती की प्रार्थना करते हैं। वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर घटना की जांच की मांग की है। मायावती ने लिखा, गुजरात में नदी पर बने केबल पुल के गिर जाने से भारी संख्या में लोगों के मरने और कई के घायल होने की खबर बहुत दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार इस दुर्घटना की तुरंत ठीक से जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे। घटना की जांच की मांग के बीच सियासत ने भी आसमान पकड़ लिया है। सवाल गुजरात की भाजपा सरकार पर है, उस कंपनी पर भी जिसे केबल पुल के मरम्मत का काम सौंपा गया था। मैं कोई विवरण नहीं कर सकता कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो भाजपा के नेता कहें वो सही। बड़ी से बड़े दुर्घटना हो जाए कोई कार्रवाई नहीं, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण हो जाए कोई कार्रवाई नहीं। अब यही घटना ले लीजिए, 190 लोग तो प्रमाणित रूप से मर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय एमपी साहब की बहन का पूरा परिवार नष्ट हो गया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मोरबी हादसे को भाजपा के खिलाफ राजनीति का हथियार बना लिया है। हालांकि इस मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि घटना में लोगों की जान गई है, ये वक्त संवेदना का है, सियासत का नहीं। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. इस पुल का निर्माण आजादी से पहले 1887 में हुआ था। मच्छू नदी पर राजा वाघजी रावाजी ठाकुर ने इसका निर्माण करवाया था। पिछले 7 महीनों से पुल बंद था। मरम्मत के लिए ओरेवा ग्रुप को टेंडर दिया गया था। मरम्मत पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पुल खुलने के 5वें दिन ही हादसा हो गया। मोरबी शहर सिरेमिक टाइल्स के लिए मशहूर है। आमतौर पर शहर के बाजार गुलजार नजर आते हैं, लेकिन हादसे ने बाजारों को सन्नाटे से भर दिया है। हादसे में मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि शहर के 5 शमशान भी कम पड़ गए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में करीब 65 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जो कि पूरी दुनिया के कुल इंटरनेट यूजर्स का करीब 20% होते हैं। लेकिन भारत में डेटा स्टोरेज की क्षमता सिर्फ 2% है। अब इस दिशा में भी देश आत्मनिर्भर बन रहा है। ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉलेज पार्क में डेटा के पहले चरण योटा D1 का उद्घाटन किया। साथ ही योटा D2 और D3 की आधारशिला रखी। योटा प्रोजेक्ट के तहत 6 बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिसमें 30,000 सर्वर रैक होंगे। ये उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति का शुभारंभ है। ये न्यू इंडिया के डिजिटल स्वरूप का आकार है, जो अब आत्मनिर्भर हो रहा है। 20 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़े डेटा सेंटर की नींव रखी थी, जिसका अब उन्होंने लोकार्पण कर दिया है। डेटा सेंटर योटा D1 में हीरानंदानी ग्रुप ने निवेश किया है, जिसके उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले माफियाओं ने प्रदेश को जकड़ रखा था, जिससे निवेशक उत्तर प्रदेश से भागते थे। अब माहौल बदल चुका है। अब सभी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर का नया हब बन रहा है। आज पहली बार यह अवसर आया है जब उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यह एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में
कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता हुआ यह क्षण हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योट्टा D1 के उद्घाटन के साथ ही योट्टा D2 और D3 की आधारशिला भी रखी। डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 इमारतें होंगी। पहली इमारत का नाम योट्टा D1 है। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 7 फ्लोर हैं। योट्टा D1 के 7वें फ्लोर पर 5000 सर्वर रैक हैं, जबकि सभी 6 बिल्डिंग बनने के बाद 30,000 सर्वर रैक हो जाएंगे। योट्टा D1 में करीब 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। 3 लाख स्क्वायर मीटर में बसे डेटा सेंटर के निर्माण में 7,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे आईटी सेक्टर को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डेटा सेंटर डिजिटल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अहम कड़ी साबित होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात तो चुभेगी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।